दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। देखो यार, आप सबका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, खाली मेरा नहीं कर रहे हो। ये तो अनफेयर है, बिल्कुल ठीक नहीं है यार। अगर आप सभी का सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरा भी कर लो यार, मैं भी तो अच्छे वीडियो बनाता हूँ। आज कुछ और बात करने से पहले ये सुनते हैं कि उर्वशी कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलती है, जरा सुनिए। Yeah. To be honest, I arrived in Vegas on 1st of December and I really can't believe how all these days passed by because the entire day, the schedule, everything was just so hectic and so packed that I feel that we didn't even realize how the time passed. But really enjoyed every moment of it. And you know, that's the beauty of it. देखा आपने कितनी कमाल की इंग्लिश बोलती है ये लड़की। मतलब क्या ही करती है ये, कुछ भी करती है भाई। इसको ये सोचना चाहिए कि जब मैं इंडिया जाऊंगी तो वहाँ फिर से इंग्लिश बोलूँगी और वैसी ही बोलूँगी जैसी बोला करती हूँ। तो यहाँ कुछ दिनों के लिए अगर आई हूँ विदेश में तो यहाँ भी वैसी इंग्लिश बोलूँ जैसी मैं इंडिया में बोलती हूँ। लेकिन नहीं, ये एकदम विदेशी बन गई भाई साहब, विदेशी स्टाइल में इंग्लिश बोल रही है। कसम से जैसे ही मैंने सुनी मुझे इतने ज़ोर से हंसी आई, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी इंग्लिश ज़रूर सुनाऊंगा। सिद्धू पाजी को तो आप सभी लोग जानते हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, वो राजनेता भी हैं और वो कमेंट्री भी करते हैं। तो जब दुबई में क्रिकेट मैच हो रहा था उसमें सिद्धू भी कमेंट्री कर रहा था। और ज़रा सुनिए कि सिद्धू ने क्या कहा। तो ये एक के साथ एक फ्री है गुरु। न्यूजीलैंड के माल की बात नहीं कर रहा हूं, ये माल भारत का है। भारत के माल पे न्यूजीलैंड की रोज दिवाली। सुन लिया आपने, ये आदमी बच्चों का बाप है, ये आदमी राजनेता भी है, इसके बावजूद भी ये ऐसी बातें करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का आदमी है, कितना बड़ा ठरकी आदमी है। फिल्म छावा हिंदुस्तान के सभी थिएटर्स में धूम मचाए हुए है, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही है। तो जाहिर सी बात है जो मीडिया है उस पर भी इस फिल्म का खुमार छाया हुआ है। जो मीडिया वाले हैं वो भी हर जगह इसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब एक पत्रकार लड़की ने अन्नू कपूर जी से पूछा कि क्या आपने छावा देखी है, अरे भाई ये अन्नू कपूर जी की मर्जी है कि उनको छावा देखनी है या नहीं देखनी है। ये वो डिसाइड करेंगे कि वो उस फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे। ये वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको ऐसा कुछ लगता है कि इस फिल्म को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। आप जिस बारे में उनसे बात करने आई हो उस बारे में बात कीजिए। आप उनको फोर्स कैसे कर सकती हो, आप उनसे कैसे पूछ सकती हो कि आपने अभी तक छावा देखी कि नहीं देखी। जब इस लड़की ने पूछा तो सुनिए अन्नू कपूर ने क्या जवाब दिया, बहुत ही नाराज होते हुए। विक्की कौशल की आपने अभी तक देखी छावा फिल्म? विक्की कौशल अभी आपको कहा मैं ना फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ। मैं बिल्कुल गधा आदमी हूँ, आप गलत आदमी से पूछ रही हैं। और यहाँ अन्नू कपूर जी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता किसी फिल्म को देखने के लिए। छावा कितनी भी बड़ी हिट हो, लेकिन ये अन्नू जी की अपनी मर्जी है कि वो उस फिल्म को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। हिंदुस्तान में आज की तारीख में लड़कियां पब्लिसिटी के लिए कितनी डेस्परेट हैं ये तो हर जगह देखने को मिल ही जाता है। रोजाना ऐसी ऐसी रील देखने को मिलती है जिनको देखकर दिमाग खराब हो जाता है। समझ में नहीं आता कि भाई ये लड़कियां किस फैमिली से हैं। लेकिन जरा देखिए, दो बहुत ही अच्छी लड़कियां भी पॉडकास्ट कर रही है और वो अपने पॉडकास्ट में क्या कह रही हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। तो ये बता कि तेरा ज्यादा लंबा क्या है? तेरी हाइट या तेरा करियर ग्राफ? क्या हुआ तू इतना वो जवाब देने वाला था? नहीं, मैं जो मैं जवाब देने वाला था देख लंबा वो भी नहीं है। देख लिया आपने, आज की तारीख में इस तरह के पॉडकास्ट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मेरे बच्चे सोशल मीडिया पर भी नहीं हैं, मेरे बच्चे व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते, मेरे बच्चों की 1% भी ये तमन्ना नहीं है कि वो फेमस हों। और उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि मैंने अपने बच्चों को वो सब दिया जो बच्चे ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। बॉलीवुड के महाफ्लॉप एक्टर राजकुमार राव उर्फ घसीटाराम को तो आप सभी जानते हैं। राजकुमार ने शाहरुख खान साहब के बारे में कुछ कहा है, ज़रा पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया आपने? मैं 100% कंफर्म करता हूं कि जो राजकुमार ने कहा है वो बिल्कुल सही है। शाहरुख खान जैसा होस्ट बॉलीवुड में कोई भी नहीं है। बॉलीवुड में ही नहीं, मैं कहता हूं कि दुनिया में भी शायद कोई ना हो। शाहरुख खान की पार्टी में जितने लोग भी आते हैं, वो 2 आए, 4 आए, 10 आए, 50 आए, 100 आए, हर किसी को वो आदमी उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाता है, उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसको गाड़ी में बैठाता है, और जब तक वो गाड़ी लेकर निकल नहीं जाता तब तक शाहरुख खान वहीं खड़ा रहता है। इतना ज्यादा रेस्पेक्ट देते हुए मैंने कभी दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। राजस्थान में इस साल का आईफा हुआ है, जहां कुछ टीवी एक्टर्स गए थे, इन्फ्लुएंसर्स गए थे, और कुछ बॉलीवुड के छोटे मोटे फ्लॉप एक्टर्स भी गए थे। वहां आईफा को अटेंड करने जब राजस्थान का सीएम आया और उससे पत्रकारों ने पूछा कि सर आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। फेवरेट एक्टर नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो राजस्थान के सीएम खुद ही कह रहे हैं कि उनका फेवरेट एक्टर नरेंद्र मोदी जी है, यानी कि वो नरेंद्र मोदी जी को एक्टर मानते हैं, राजनेता नहीं मानते। अब देखो, ये तो इन्होंने कहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अगर इसमें कुछ गलत है तो वो इनकी गलती है, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। कसम रावण की आज की तारीख में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर लोग खूब हंस रहे हैं, खूब मजाक बना रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब कंगना दीदी की एक फिल्म आई थी झांसी की रानी, तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। कंगना डुप्लीकेट घोड़े पर बैठी हुई थी और शूट किया जा रहा था, जिसको फिल्म में ऐसा दिखाया गया था कि कंगना घोड़े पर सवारी कर रही है। अब ऐसा ही एक वीडियो फिल्म छावा का भी वायरल हुआ है, जिसमें एक मैकेनिकल घोड़ा है और उस घोड़े पर डुप्लीकेट कल्लू भाई बैठा है जो औरंगजेब पर हमला करने जा रहा है। तो इस घोड़े को देखकर लोग बहुत हंस रहे हैं, बहुत मजाक बना रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये देखो विक्की कौशल औरंगजेब पर हमला करने जा रहा है। अरे भाई, अगर आप ऐसे घोड़े पर शूट कर रहे थे तो कम से कम ये तो ख्याल रखते कि कोई उसको शूट ना कर ले, कोई वो वीडियो वायरल ना कर दे। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाता है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता, वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। सब कुछ बहुत ही टेक्निकली शूट किया जाता है और आपको ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है वो रियल हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इस साल का आईफा राजस्थान में हुआ है, और इस आईफा को अटेंड करने के लिए बॉलीवुड की कुछ फ्लॉप हीरोइनें भी वहां गई थी। लेकिन इन हीरोइनों ने वहां जाकर क्या किया, कैसी कैसी ड्रेसेस पहनी, जरा आप देख लीजिए। एक साथ में हो सकता है? हाँ बिल्कुल। हैप्पी वुमेन्स डे पहले तो। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन एवरी डे। अब मुझे आप बताइए कि ये तरीका है ड्रेसेस पहनने का? मतलब ये लड़कियां क्या दिखाना चाह रही हैं, क्या साबित करना चाह रही है? अगर इनकी ये ड्रेसेस देखकर कोई लड़का कुछ बोलेगा तो फिर उसको कहा जाएगा कि वो तो बहुत बड़ा ठरकी है, बहुत बड़ा कमीना है, बहुत गलत इंसान है। अरे भाई, आपके माँ बाप भी शो को देख रहे हो, मतलब आप क्या साबित करना चाहती हो? जो आपके पास है वो तो है, उसको दुनिया को दिखाए बिना आपको चैन नहीं आएगा। उसको अगर आप दुनिया को दिखाएंगी नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सब कुछ आपके पास नहीं है। अरे मैडम जी, आप ड्रेसेस पहनिए, लेकिन कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ा तो खौफ खाइए, थोड़ा तो सोचिए सोसाइटी के बारे में। इनमें से एक लड़की कृति सेनन है जिसको सभी जानते हैं, और दूसरी लड़की है संजीदा शेख। ये वो लड़की है जो 15 साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उस वक्त इसको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन इसने वो सभी फिल्मों को करने से मना कर दिया था। इसने ये कहा था कि मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहन सकती जिसमें कुछ दिखे, मैं किसी हीरो को किस भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक लड़के को बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, उससे शादी करने वाली हूं, जिंदगी उसी के साथ बिताने वाली हूं। वो लड़का था एक टीवी एक्टर आमिर, उसी से इसकी शादी हुई थी। और जाहिर सी बात है, दो फ्लॉप इंसान एक साथ कब तक रह सकते हैं? कुछ ही सालों तक रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस लड़की का डिवोर्स हो गया है, इसकी एक बेटी है, और अब ये जिंदगी का गुजारा करने के लिए, बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए ये सब कर रही है, जो इसने ये कहा था कि मैं करूंगी ही नहीं। तो संजीदा की हालत देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है
कि जब भी कोई लड़की शादी करे बहुत ही सोच समझ कर करे। जिंदगी प्यार से नहीं चलती, जिंदगी पैसे से चलती है। प्यार है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे का होना जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे लड़के से शादी कर लोगी जिसके पास पैसे नहीं है तो जिंदगी में पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। एक कोई इवेंट था जहां आमिर खान और जावेद अख्तर थे और मीडिया था, और वहां पर आमिर खान ने मीडिया से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हर एक अच्छी फिल्म हिट होती है तो आपको गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आमिर खान से 100% इत्तेफाक रखता हूं। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक फिल्म अच्छी है तो वो हिट ही होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक फिल्म अगर खराब है तो वो फ्लॉप ही हो जाएगी। गदर एक भोजपुरी वाहियात फिल्म थी लेकिन ब्लॉकबस्टर हुई। कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी लेकिन ब्लॉकबस्टर हुई। भट्ट साहब ने कुछ सालों पहले एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई थी आवारगी। उस फिल्म में हीरो थे अनिल कपूर गोविंदा, हीरोइन थी मीनाक्षी। वो एक ऐसी फिल्म थी कि ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए थी लेकिन सुपर डुपर डिजास्टर थी। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि किसी भी फिल्म के रिलीज के टाइम पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी हिट होगी, कितनी बड़ी फ्लॉप होगी। तो जैसे ही आमिर खान ने ये कहा कि ये जरूरी नहीं कि एक अच्छी फिल्म हिट ही होगी, वैसे ही जावेद अख्तर ने कहा कि ये बिल्कुल आमिर खान सच कह रहा है, क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी है जिसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। वो कमाल की फिल्म है, ऐसी फिल्म है कि उसके सामने शोले भी कुछ नहीं है, मुगल आजम भी कुछ नहीं है। जरा सुन लीजिए आप ये देखिए, ये पिक्चर जो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हर रिव्यू ने उसे 4 या 4.5 दिया है। जो आदमी ने चाहे सिंगल थिएटर में देखी हो या तारीफ की है उसमें, या देखी हो मल्टीप्लेक्स में, सुपरलेटिव में तारीफ की। मैंने पिछले 14-15 साल में उससे बेटर फिल्म नहीं देखी हिंदी। जावेद साहब एक मिनट भाई साहब, जब आप कहीं मीडिया के सामने बात करने के लिए आते हो ना, तो ये मुंह से तंबाकू निकाल दिया करो। ये जो मुंह में गुटखा डालकर आप बातें करते हो, आधी बातें आपकी समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती है। यहां वो बात साबित हो गई है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, क्योंकि इस फिल्म की जो डायरेक्टर है वो जावेद अख्तर के बच्चों की दोस्त है, फरहान अख्तर की वो दोस्त है। तो जाहिर सी बात है फरहान की कंपनी ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और जावेद अख्तर की बेटी की भी वो दोस्त है। तो जाहिर सी बात है जावेद साहब के लिए उससे बड़ी डायरेक्टर कोई हो ही नहीं सकती। जावेद साहब के लिए जो फिल्म उसने बनाई है उससे बेहतरीन फिल्म तो दुनिया में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। अगर जावेद साहब को ये लगता है कि ये फिल्म बेहतरीन है तो इससे पता चलता है कि जावेद साहब की थिंकिंग कितनी पुरानी हो चुकी है। जावेद साहब सठिया गए हैं। जावेद साहब को आज की फिल्मों के बारे में कतई कुछ पता नहीं है। और मुंह में सुपारी डालकर आगे जावेद साहब ने कहा कि इस फिल्म को सभी क्रिटिक्स ने 4 और 5 स्टार्स दिए हैं। भाई साहब, वो इन क्रिटिक्स ने अपनी मर्जी से नहीं दिए। वो 4-5 स्टार्स इन क्रिटिक्स ने इसलिए दिए क्योंकि आपके बेटे ने इनको पैसे दिए। आपके बेटे की जो कंपनी है वो इन समोसा क्रिटिक्स को पैसे बांटती है। तो जावेद साहब, जब आप एक लुखे आदमी को पैसे दोगे तो आप उससे 10 स्टार ले लो, 20 स्टार ले लो, उसके घर से क्या जा रहा है। ये समोसा क्रिटिक्स के स्टार खरीदकर आपको खुश होना है तो अपने घर में बैठिए और खुश रहिए कि आपकी फिल्म को 4 स्टार मिले, 5 स्टार मिले। पब्लिक को इन स्टार से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक ऐसी वाहियात फिल्में नहीं देखती जैसी ये फिल्म है। बात समझ में आ गई आपके? ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड वाले हमेशा ही ये कहा करते हैं कि बॉलीवुड एक फैमिली है। बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली के मेंबर हैं। बॉलीवुड वाले कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, बॉलीवुड वाले कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन अब बॉलीवुड बदल रहा है। बॉलीवुड वाले ही बॉलीवुड वालों की मां बहन कर रहे हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जॉन अब्राहम बॉलीवुड वालों को गालियां दे रहा है, अनुराग कश्यप भी बॉलीवुड छोड़ चुका है, वो भी बॉलीवुड वालों को गालियां दे रहा है। और राकेश रोशन की वाइफ पिंकी जी ने फिल्म देखी नादानियां और उसको देखकर कहा कि इब्राहिम ने और खुशी ने बहुत ही खराब एक्टिंग की है। जो उन्होंने कहा वो मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत बुरा भला कहा। मेरे ख्याल में पिंकी जी ये भूल गई कि ऋतिक के बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, ऋतिक के बच्चे भी लॉन्च होंगे। तो जो पिंकी जी आज बॉलीवुड के बच्चों के बारे में कह रही है, आने वाले वक्त में बॉलीवुड वाले भी ऋतिक के बच्चों के बारे में वही सब कुछ कहेंगे। उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए।
ड्रामा डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने 3 साल पहले एक फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। जब वो फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उससे पहले विवेक ने कहा था कि इस फिल्म का जो भी बिजनेस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका 50% मैं कश्मीर के पंडितों को दूंगा, उनके लिए घर बनवाऊंगा, उनके लिए बहुत सारे काम करूंगा कश्मीर में। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, तकरीबन 400 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, लेकिन आज तक विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर के पंडितों को 1 रुपया भी नहीं दिया। विवेक का कहना यह है कि फिल्म ने बिजनेस ही नहीं किया, मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं कहां से दूं? बताओ कितने बड़े बड़े फ्रॉड है, आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, पब्लिक की भी समझ में नहीं आता कि ये फिल्म वाले हैं, ये अपनों के नहीं हैं, उनके क्या होंगे? अरे भाई, विवेक पंडितों को 1 रुपया भी दे देगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कमाल ये है कि अंधभक्त आज भी विवेक से ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई साहब, जब आपने प्रॉमिस किया था तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? चलो भाई, आप 100-200 करोड़ रुपए मत दो, लेकिन कम से कम 20-25 करोड़ रुपए तो दो, 10 करोड़ रुपए तो दो, 5 करोड़ रुपए तो दो, कुछ तो दो। आप कुछ भी नहीं दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पब्लिक को बेवकूफ कैसे बना सकते हो? और भक्त विवेक से सिर्फ इसलिए कुछ नहीं पूछना चाहते क्योंकि विवेक दिन रात मुसलमानों को गालियां देता है। तो अगर विवेक मुसलमानों को गालियां दे रहा है तो भक्तों के लिए यही बहुत बड़ी बात है, भक्त इसी में खुश है, बात खत्म। उनको विवेक कितना भी बेवकूफ बना ले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भक्तों को। आप सभी जानते हैं कि फ्राइडे मुसलमानों के लिए एक बड़ा दिन माना जाता है। उस दिन नमाज तकरीबन सभी मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन आने वाले फ्राइडे को होली भी है और होली में रंग बरसाया जाता है। और इस्लाम धर्म के मुताबिक अगर किसी के कपड़ों पर होली का रंग गिर जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि रंग गिरने से अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, रंग तो रंग है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो होली का रंग है या ऐसा ही रंग है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह हो रही है कि अगर होली के दिन जुमे की नमाज होगी, लोग मस्जिदों में जाएंगे, तो जब वो मस्जिदों से वापसी जा रहे होंगे या मस्जिदों में जा रहे होंगे, उस वक्त हो सकता है कि कोई किसी पर रंग फेंक दे। और अगर कोई किसी पर रंग फेंकेगा तो हो सकता है कि दंगे हो जाए, भावनाएं भड़क जाए। यही वजह है कि आने वाले जुमे की नमाज को लेकर बहुत ही टेंशन है पूरे इंडिया में। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं और सभी मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आने वाले जुमे को मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाए। उस जगह जहां ऐसा लगे कि शायद वहां कुछ होली खेली जा रही होगी, वहां कोई किसी के कपड़ों पर रंग फेंक सकता है। जिस एरिया में मस्जिद ऐसी जगह है कि वहां सब मुसलमान हैं, वहां होली नहीं खेली जाएगी, वहां तो बाकायदा मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां इस बात की थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि कोई जानबूझकर किसी पर रंग फेंक सकता है, दंगे हो सकते हैं, भावनाएं भड़क सकती है, उस एरिया में मुसलमानों को मस्जिद में उस दिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि उस दिन मुसलमानों को अपने घर पर ही नमाज पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान भाई एक जुमे की नमाज को मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ दुनिया नहीं बदल जाएगी, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक को यह पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई दंगा फसाद ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, भावनाएं ना भड़के। और अगर देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए मुसलमानों को एक जुमे की नमाज अपने घर पर पढ़नी पड़ती है तो पढ़ लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में अमन और शांति बहुत जरूरी है। बुढ़ऊ की फिल्म भगंदर ईद पर रिलीज होने वाली है। पहले इसका एक गाना रिलीज हुआ था जो बहुत ही वाहियात किस्म का गाना था, टीजर रिलीज हुआ था, वो भी बहुत ही वाहियात किस्म का टीजर था। अब एक और गाना रिलीज हुआ है और भाई साहब ये भी बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। ये होली गाना है और होली से 2-3 दिन पहले ही रिलीज किया गया है, ये सोच करके कि ये होली पर बहुत बजेगा, बहुत चलेगा और ये गाना सुपरहिट हो जाएगा। लेकिन ये गाना इतना खराब है कि ये कभी भी हिट हो ही नहीं सकता। अगर आपको याद हो तो वार में एक गाना था जिस पे ऋतिक और टाइगर बहुत बढ़िया डांस करते हैं। इस गाने का म्यूजिक भी तकरीबन कुछ वैसा ही है। जब स्टार्टिंग होता है, कुछ लड़के आते हैं जो होली खेल रहे हैं और गाना गाना शुरू करते हैं और फिर रंगों के बीच में से बुढ़ऊ चल के आ रहा है जिसकी गर्दन नहीं है और बॉडी भी अजीब किस्म की है, पता नहीं कैसी फैली हुई बॉडी है। और अब बुढ़ऊ डांस करना शुरू करता है, डालूंगा नन डालूंगा नन डालूंगा नन, क्योंकि हाथ पैर तो हिला नहीं सकता, जाहिर सी बात है खड़े खड़े ही हाथ हिलाना है, कूद फान तो हो नहीं सकती बेचारे से। एक हाथ ऐसे जेब में डाल, इससे ज्यादा बुढ़ऊ क्या करेगा बेचारा, आप मुझे बताओ। और अगर आपको याद हो तो बुढ़ऊ की एक फिल्म आई थी किसी का हाथ किसी की टांग, उसमें एक गाने पे कैसे उठक बैठक की थी आपको याद ही होगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही किया है, एक पैर ऐसे 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 हवा में उठाया है, हिलाया है। और जैसे गाना कुछ आगे बढ़ता है दोनों लड़कियों की एंट्री होती है।
रश्मिका और काजल अग्रवाल की। और जिस तरह से काजल अपने फादर के साथ आई है, रश्मिका दूसरी तरफ से आई है, जो इनकी एंट्री है उसको देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये फिल्म रीमेक है सरकार की। सरकार में भी बिल्कुल कुछ वैसा ही था। आगे डांस करता है, खड़ा होके, खड़ा है ऐसे, बुढ़ो ऐसे खड़ा है, बम 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 बोले, बम 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 बोले। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, डांस क्यों कर रहे हो जब आपसे बुढ़ापे में डांस हो नहीं रहा? भाई साहब, 60 साल की उम्र में आदमी सही से उठ बैठ नहीं सकता, आप डांस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ मेरे भाई। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुढ़ो की हाइट। जो बुढ़ो के चारों तरफ डांसर हैं वो बुढ़ो से ऊपर निकल रहे हैं, क्योंकि बुढ़ो बेचारा बटला है। नीचे भले ही जूतों में 5-6 इंच का सोल रख लिया जाए, उसके बावजूद भी हाइट ऊपर कहां जाती है इतना बटला कि हाइट दिखती ही नहीं है, हाइट बढ़ती ही नहीं है। ओ बम 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 बम। अरे भाई साहब, यहाँ दर्द हो रहा था कि बुढ़ऊ यहाँ क्यों हाथ रख के डांस किया मेरे भाई, ये तो बता। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आलिया भट्ट ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया है कि किसी फिल्म में रणबीर कपूर और आमिर खान दोनों साथ में आने वाले हैं, और ये आज की तारीख में पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि टिंगू भाई आमिर खान महाफ्लॉप हो चुका है। टिंगू भाई को अच्छी तरह पता है कि आज की तारीख में पब्लिक उसकी फिल्म को थिएटर में देखने नहीं जाएगी, तो आज की तारीख में वो रणबीर कपूर के साथ काम कर सकता है। और रणबीर कपूर के लिए आमिर खान अपने वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। वो जाहिर सी बात है, एक वक्त था जब बहुत बड़ा सुपरस्टार था, तो अगर रणबीर आमिर खान के साथ काम करता है तो ये रणबीर के लिए एक अच्छी बात है, ये मतलब माइनस नहीं है। और अगर ये दोनों साथ में किसी फिल्म में आएंगे तो जाहिर सी बात है कहानी ऐसी ही होगी कि भाई रणबीर कपूर यंग है और आमिर खान ओल्ड एज वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में यह पॉसिबल है, हो सकता है कि दोनों किसी फिल्म में साथ में आ जाएं। 15-20 साल पहले बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी रामभा। एक्चुअली वो साउथ से थी लेकिन बॉलीवुड फिल्में भी किया करती थी। 2010 में रंभा ने शादी कर ली थी एक कनाडा के बिजनेसमैन से। बहुत बड़ा आदमी है, 2-3 हजार करोड़ रुपए का मालिक है। रंभा की 2 बेटियां हैं और अब रंभा वापसी आना चाहती है बॉलीवुड में। ये मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार एक्ट्रेस बन गई वो मरते दम तक एक्ट्रेस ही बने रहना चाहती है। वो बुढ़ापे में एक बार फिर बॉलीवुड में आकर काम करना चाहती है। ऐसी कोई हीरोइन नहीं है जो ये चाहे कि वो बुढ़ापे में वापसी ना आए, फिल्मों में काम ना करे। लेकिन इस उम्र में अच्छी फिल्में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देख ही रहे हो महिमा चौधरी को कहां काम मिल रहा है, मीनाक्षी शेषाद्री को कहां काम मिल रहा है, माधुरी दीक्षित को कितना काम मिल रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि रंभा को कितना काम मिलता है और कितनी अच्छी फिल्में मिलती है। इसी फ्राइडे को अदरक अब्राहम की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है द डिप्लोमेट। वैसे तो अदरक अब्राहम इस फिल्म का प्रमोशन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अदरक अब्राहम को पता है कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कल शाम इस फिल्म का मुंबई में प्रीमियर हुआ था, वहां बहुत गिने चुने लोग आए थे। जॉन अब्राहम खुद भी इस फिल्म को देखने नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि फिल्म चलनी नहीं है, तो क्यों अपना टाइम खराब करना है। इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस है सादिया। सादिया जाती है मलेशिया, वहां एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से मिलती है। सादिया की एक बेटी है जिसको कैंसर है, वो उसका इलाज कराना चाहती है। वो ड्राइवर उससे कहता है कि तू अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आ जा, मैं वहां उसका इलाज करा दूंगा, वहां बहुत अच्छे अच्छे हकीम हैं। इसके बाद सादिया मलेशिया से इंडिया आ जाती है और इंडिया से पाकिस्तान चली जाती है। और जब पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरती है तो उस लड़के को कॉल करती है। वो लड़का उसको एयरपोर्ट से लेकर कहीं ऐसे जंगल बिरेबान में चला जाता है जहां से सादिया भाग नहीं सकती। अब वो लड़का जबरदस्ती सादिया से शादी कर लेता है और उसको टॉर्चर करने लगता है। किसी तरह सादिया अपने हस्बैंड को बेवकूफ बनाती है और पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी में पहुंच जाती है। वहां जॉन अब्राहम काम करता है। वो जॉन को बताती है कि किसी लड़के ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली है, उसको किडनैप किया हुआ है और उसको वापसी इंडिया जाना है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हकीकत में ऐसा हो तो एम्बेसी को सिर्फ 1 या 2 दिन की ही जरूरत होती है उस लड़की को वापसी इंडिया भेजने के लिए। अगर
उस लड़की के पास कोई सबूत भी ना हो, इसके बावजूद भी इंडियन एम्बेसी उसका आउटपास बना सकती है और उसको फ्लाइट में वापसी इंडिया भेज सकती है, क्योंकि वो एक इंडियन नेशनल है। लेकिन क्योंकि यहां 2 घंटे की फिल्म बनानी थी, तो यहां ऐसा दिखाया गया कि उस लड़की को पाकिस्तान से इंडिया भेजना बहुत मुश्किल काम था और उसको फ्लाइट में भी नहीं भेजा गया, बल्कि वाघा बॉर्डर से भेजा गया, क्योंकि तमाशा बनाना था। जाहिर सी बात है, फिल्म में ड्रामा दिखाना था। इसके बावजूद भी डायरेक्टर इस फिल्म में जरा सा भी इमोशन नहीं डाल सका। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होता कि वाकई ही इस लड़की पर जुल्म हो रहा है, वाकई ही इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, वाकई ही इस लड़की को बचाकर इंडिया भेजा जाना चाहिए। आज की तारीख में जॉन का चेहरा इतना खराब हो गया है कि उसके चेहरे पर देखा नहीं जाता। जॉन हीरो लगता ही नहीं है, जॉन विलन लगता है। अगर जॉन लड़की को मार पीट रहा होता, लड़की पर जुल्म कर रहा होता, विलन का रोल निभाता और हीरो कोई और होता, तो फिर भी शायद फिल्म थोड़ी बहुत चल जाती। लेकिन जॉन जैसी शक्ल के आदमी को हीरो के रोल में कोई कैसे देख सकता है? और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जॉन को बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, वो एक ही एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म को करता है। तो ऐसे डेड फेस वाले एक्टर की फिल्म को क्यों देखने जाएगा? कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म 2 घंटे की टॉर्चर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही एंटरटेनमेंट है, ना ही इमोशन है, ना ही थ्रिल है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। जहां इस फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही घटिया डायरेक्शन किया है, वहीं जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में बहुत ही वाहियात किस्म की एक्टिंग की है। लड़की की भी कोई बहुत बढ़िया एक्टिंग नहीं है। शायद डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि लड़की से किस तरह रोल कराना है, किस तरह की एक्टिंग करानी है। कहने का मतलब यह है कि आप उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहें जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो भाई साहब थिएटर से बाहर निकलने से पहले आप गारंटी के साथ पागल हो चुके होंगे। मैं इस वाहियात घटिया फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 0। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद ये फिल्म 4-5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। सारा अली खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा अली खान एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ को ऐसे टच करते हुए जाती है और लोग कह रहे हैं कि ये सारा ने जानबूझकर किया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सारा ने जानबूझकर नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब वो वहां से जा रही होगी कुछ और सोच रही होगी, दिमाग उसका कहीं और होगा और वो हाथ उसका ऐसे ही टच हो गया। भाई सारा किसी सिक्योरिटी गार्ड को क्यों टच करेगी यार? क्या बॉलीवुड में सारे लड़के मर गए? क्या बॉलीवुड में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिससे सारा बात कर सके, जिसको सारा मिल सके? तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैं अपने कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो भोजपुरी के एक्टर है पवन सिंह और खेसारी लाल, वो दोनों ही 1 नंबर के वाहियात हैं, दोनों ही 1 नंबर के अश्लील हैं। अब एक लड़की ने इन दोनों के बारे में क्या कहा है जरा सुन लीजिए। ठोकते हैं तब काम देते हैं। कौन ठोकता है? कौन जी ठोकते हैं तो काम देते हैं सब। तो ये सब सही ले तुम, वो भी ठोकते हैं तो काम देते हैं। कल्लू वो लड़की सब बोलते हैं कल्लू सुगरा के छोड़ देते हैं। रितेश पांडे नहीं जानते उनके बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि ये अकेली लड़की नहीं है जिसने पवन और खेसारी के बारे में ये बात कही है। भाई साहब ऐसी 50 लड़कियां हैं जो इन दोनों के बारे में यही बातें कह चुकी है। मेरी समझ में बात नहीं आती कि इनके ऊपर केस क्यों नहीं होता, इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता। भाई ये कौन है? खुदा है कि पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती ही नहीं है? और जो बिहार के बड़े बड़े राजनेता हैं उनको भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अरे यार ये दोनों बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं तो इनकी खबर लो भाई, इनके ऊपर एक्शन लो यार। कुछ सालों पहले एक बहुत बढ़िया फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें एक लड़की ने काम किया था जिसका नाम है महरविज। इस लड़की ने भी फिल्म नादानियां देखी और उस फिल्म को देखकर इस लड़की ने कहा कि बॉलीवुड की बर्बादी होना तय है। इसका मतलब यह हुआ कि इसने सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम को क्रिटिसाइज किया है और बोनी कपूर की बेटी खुशी को क्रिटिसाइज किया है और साथ ही प्रोड्यूसर करण जौहर को भी क्रिटिसाइज किया है। यानी कि ये 3 घर तो इस बेचारी के लिए बंद हो गए हैं। तो आने वाले वक्त में इसको कोई बॉलीवुड में काम मिलेगा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इस बयान के साथ ही इस लड़की का पैकअप हो चुका है। टाटा बाय बाय। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो जिंदगी से बहुत परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया था, भाई साहब अब फिर से क्रिकेटर चहल ने हंगामा मचा दिया है। ये ड्राकुला जैसा दिखने वाला बंदा एक लड़की के साथ दुबई आया और फिर फाइनल मैच देखने गया इंडिया और न्यूजीलैंड का। जाहिर सी बात है अगर ये ड्राकुला जैसा दिखने वाला लड़का एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ स्टेडियम में बैठेगा तो कैमरामैन की नजर इस पर जाएगी ही। तो जाहिर सी बात है कैमरामैन ने इन दोनों को खूब दिखाया। पहले तो आप भी जरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राकुला जैसा बंदा उस लड़की के सामने कैसा दिख रहा है।
अब इन दोनों को स्टेडियम में बैठे हुए देखकर पब्लिक पूछ रही है कि भाई साहब अभी तो कुछ ही दिनों पहले तेरा डिवोर्स हुआ, अभी तो तूने 60 करोड़ रुपए हर्जाना भरा, उसके बाद फिर से शादी करनी है, फिर से 60 करोड़ रुपए भरने हैं। अब अगर 60 करोड़ रुपए और भरने पड़ गए तो सड़क पे आ जाएगा, कंगाल हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। ये लड़की है आरजे महवश, ये यूपी की है, शायद कानपुर की है, लेकिन भाई साहब बहुत ही पहुंची हुई चीज है। जरा इसका वीडियो देख लीजिए। लोग एकदम से लोगों को कैंसर की तरह काट के फेंक दे रहे हैं। मेरा ब्रेकअप के बाद भी पता नहीं कितनी बार ऑन ऑफ ही चलता रहा है। लोगों की जितनी लंबी रिलेशनशिप होती है उतना तो 6-6 महीने मेरा ऑन ऑफ चल जा रहा है। कितनी बार तो मैं उससे सिर्फ गॉसिप के लिए ब्रेकअप के बाद बात कर लेती हूँ कि ये वाला किस्सा तो पूरा इसी बंदे को पता है यार, तो मसाला तो वहीं से आएगा ना। मैं सिर्फ श्रुति ने अपने बॉयफ्रेंड को चाटा मार दिया, वो भी पार्टी में, ये बताने के लिए उससे बात कर ले रही हूँ। फिर वीकेंड पे किसी से हमारी बनी ही नहीं रही तो वो ही घर आ जा रहा है और हमारा ब्रेकअप रिवाइंड हो जा रहा है। ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये लड़की किस तरह की लड़की है, इस लड़की की थिंकिंग क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लड़की चहल जैसे ड्राकुला के साथ घूम रही है तो किसी वजह से घूम रही है। जाहिर सी बात है, इस लड़की को यही उम्मीद होगी कि ये ड्राकुला पागल हो जाएगा, ये इससे शादी कर लेगा और फिर ये भी इससे 50-60 करोड़ रुपए लेकर अपनी जिंदगी आराम से बिताएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ इस लड़की की गलती बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, चहल ड्राकुला को आईने के सामने खड़ा होकर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसकी शक्ल कैसी है, ये कौन है, इसके साथ इतनी सुंदर लड़की क्यों घूमेगी, इसको इतनी सुंदर लड़की प्यार क्यों करेगी, इससे इतनी सुंदर लड़की शादी क्यों करेगी। अगर कोई लड़की ये सब करेगी तो जाहिर सी बात है पैसों के लिए करेगी, फ्री में थोड़े करेगी यार। भिखारी के हाथ में सोना का कटोरा, या जब कुत्ता केक खा रहा हो। बिल्कुल, लड़की एकदम टिंच, लड़का एकदम लद भाई साहब। हनी सिंह का एक शो था इंदौर में और जब ये शो चल रहा था उसी वक्त नगर निगम के लोग आए और उन्होंने शो बंद कराया और जितने भी इनके इक्विपमेंट्स थे उनको सीज कर दिया। जब हनी सिंह ने पूछा कि भाई क्या वजह है, ये इक्विपमेंट सभी जब्त क्यों किए गए हैं, तो नगर निगम वालों ने बताया कि भाई साहब जिन्होंने ये शो कराया है उन्होंने तकरीबन 40 लाख रुपए का टैक्स अभी तक नहीं भरा है, तो आप वो 40 लाख रुपए का टैक्स भर दीजिए, आपके सभी इक्विपमेंट्स छोड़ दिए जाएंगे और अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो आपके ये सभी इक्विपमेंट्स की नीलामी होगी और वो पैसा रिकवर किया जाएगा। अब यहाँ झगड़ा इस बात का है कि हनी सिंह का कहना यह है कि जिन्होंने शो कराया है ये टैक्स उनको भरना है और जिन्होंने शो कराया है उनका कहना यह है कि ये टैक्स तो हनी सिंह ने भरना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों में से कोई टैक्स भरेगा भी या नहीं भरेगा, या हनी सिंह के जितने इक्विपमेंट्स थे उनकी नीलामी हो जाएगी और उनको बेच दिया जाएगा। कुछ वक्त पहले सोनू निगम ने राजस्थान में एक शो किया था, उसमें राजस्थान का सीएम भी आया था और जैसे ही सोनू निगम ने गाना शुरू किया था राजस्थान का सीएम उठकर चला गया था। इस पर सोनू निगम ने बहुत ही ऐतराज जताया था, एक वीडियो रिलीज किया था और ऐसा कहा था कि सीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस साल का आईफा भी राजस्थान में हुआ था। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 में सोनू निगम ने एक गाना गाया। सोनू निगम का कहना यह है कि यह गाना बहुत बड़ा हिट है और इसको नॉमिनेशन में होना चाहिए था, लेकिन सोनू निगम का कहना यह है कि जो राजस्थान के सीएम है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने आईफा वालों को फोर्स किया कि इनके गाने को नॉमिनेशन में नहीं डाला जाना चाहिए, सोनू निगम को कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि जो सोनू कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन अगर सोनू को ऐसा कुछ डाउट है तो शायद कोई वजह जरूर होगी। ये खबर तो आप सभी को पता है कि शाहरुख खान ने एक घर रेंट पे लिया है और कुछ महीनों के लिए वहां रहने के लिए जाने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान को अपने बंगले का रिनोवेशन कराना है। लेकिन अब एक किसी बंदे ने पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में जाकर एक केस फाइल कर दिया है और कहा है कि शाहरुख खान के इस बंगले का रिनोवेशन नहीं हो सकता क्योंकि शाहरुख खान का यह बंगला इलीगल है, शाहरुख खान का यह बंगला 100% लीगल नहीं है। शाहरुख खान ने अपने बंगले का रिनोवेशन कराने के लिए सभी परमिशंस नहीं ली हैं। अदालत ने अगली तारीख 23 अप्रैल रखी है और उस आदमी से कहा है कि आप सभी सबूत लेकर के आइए। तो अगर ये बंदा 23 अप्रैल को सभी सबूत लेकर आता है तो शायद कुछ और आगे कार्रवाई होगी, नहीं तो जो इसका केस है वो खारिज हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि तब तक शाहरुख खान साहब क्या करेंगे, बैठे रहेंगे या रिनोवेशन चालू कर देंगे। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।